नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडअप पर। गणित में संख्याओं का कितना महत्व है यह सबको पता है। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं संख्याओं को समझेंगे और यह जानेंगे कि ये संख्याएं आपस में किस प्रकार एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्लास 10th मैथ के बोर्ड पेपर में हर साल इस चैप्टर से प्रश्न आते रहे हैं, तो आप अपने अंक को पक्का करने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए। तो आइए फटाफट से इस चैप्टर को शुरू किया जाए। वास्तविक संख्याएं, क्लास 10 का पहला ही चैप्टर वास्तविक संख्याएं हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वास्तविक संख्याएं क्या है इसी को जो है अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए हम सब बहुत पहले से संख्याओं के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं, जैसे कि परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, इसको हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब आ जाते हैं प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, इसको n से दर्शाते हैं। प्राकृतिक संख्या भैया 1 2 3 4 डॉट डॉट, इसी को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। इसको हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। अब आ जाते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर जिसको बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को मिला देते हैं तो पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाती है। पूर्णांक, इंटीजर जिसको बोलते हैं, इसमें माइनस वाली भी संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्याएं, जो संख्याएं कट जाए उसे हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, इसको तो सभी जानते हैं। जो संख्याएं एक और खुद से कटे उसे क्या बोलते हैं भैया? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब दो संख्याएं और भी हैं जिन्हें विद्यार्थी ज़्यादातर याद रखते हैं। कौन सी संख्या भैया? एक है सम संख्याएं, इवन नंबर, जो संख्या 2 से कट जाए उसे हम वो क्या बोलते हैं? सम संख्या। दूसरी है विषम संख्याएं, जो 2 से न कटे, ऑड नंबर, विषम संख्याएं। एक संख्या और देख लीजिए, कौन सी है? सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ये संख्या हमेशा जोड़े में रहती है, मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, या ये कह दीजिए कि ऐसी दो संख्याएं जो किसी एक संख्या से न कटे। ठीक है, तो भैया यहाँ जितनी संख्याएं लिखी गई हैं सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अपरिमेय संख्या चाहे ले लीजिए, चाहे परिमेय संख्या ले लीजिए, चाहे सम संख्या ले लीजिए, चाहे सह अभाज्य संख्या ले लीजिए, चाहे अभाज्य संख्या ले लीजिए, सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आपसे कोई पूछता है या कहीं लिखने के लिए आता है कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप सिर्फ इतना बताएंगे कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, ये दोनों संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, दोनों संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी अभी तो आप कह रहे थे कि सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं, लेकिन अब आप बता रहे हैं कि केवल परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो आप सही सोच रहे हैं भैया कि केवल परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम, विषम और सहभाज्य संख्याएं, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भैया? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो आप ये बताइए कि इन सभी संख्याओं को कहने के बजाय हम केवल परिमेय संख्या ही कह देंगे तो ये सारी संख्याएं उसमें आ जाएंगी। तो हम इन सब संख्याओं को क्यों बोले? तो हम इसीलिए जो है कह देते हैं कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, ये दोनों संख्याएं मिलकर क्या बनाती हैं? वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है वास्तविक संख्याओं को समझ चुके हैं। और अपरिमेय संख्याएं क्या है?
अभी इसी चैप्टर में आगे जो है इसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भाज्य संख्याएं, इन सब का वर्णन हम यहाँ नहीं करेंगे। अगर इन सब का वर्णन यहाँ पे करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वैसे भी इन सब का वर्णन जो है हम पहले ही जान चुके हैं, ठीक है। देखिए तो आइए अब हम एक इम्पॉर्टेंट प्रमेय को पढ़ते हैं जो कि इसी चैप्टर में है और उस प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए हम उस प्रमेय को जो है पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए तो वह प्रमेय कौन सा है? यह प्रमेय है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं, ठीक है। यह प्रमेय क्या कहता है सुनिए। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, ठीक है। तो आइए इस प्रमेय को जो है हम और अच्छे से समझते हैं। पहली बात तो इसमें दो संख्याओं का वर्णन है। पहले हम उन दोनों संख्याओं को समझते हैं। कौन कौन सी संख्या भैया? एक तो है भाज्य संख्या, एक मिनट, एक तो है भाज्य संख्या और दूसरी कौन सी है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। पहले हम ये देखते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए अभाज्य संख्या या संख्याएं, देखिए जो संख्याएं एक और स्वयं या खुद से, जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी और से न कटे, उसे हम क्या कहेंगे भैया? अभाज्य संख्याएं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है जो कि सम भी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है अभाज्य संख्या किसे कहेंगे भैया? जो एक और स्वयं से कटे, जो एक और स्वयं से कटे और इसके अलावा किसी से न कटे, तो ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। और भाज्य संख्या किसे कहेंगे भैया? जस्ट इसका अपोजिट है, जस्ट इसका अपोजिट है। जस्ट इसका अपोजिट होने का मतलब ये हुआ कि भाज्य संख्याओं का मतलब ये हुआ कि जो संख्याएं एक से तो सभी कटती हैं और कोई भी संख्या जो है खुद से कट जाती है, ठीक है। तो जो भाज्य संख्याएं होंगी वह जो है किसी और संख्या से भी कट जाएगी। देखिए जैसे मान लीजिए कि 4 है, 4 देखिए पहले एक से तो सभी कटते हैं, 1 से 4 कटेगा और 4 से भी ये कटेगा क्योंकि खुद से सारी संख्याएं खुद से कट जाती हैं, ठीक। मतलब कि कोई भी संख्या जो है खुद से तो कट ही जाती है। देखिए अब ये जो है 2 से भी कटेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 से भी यह विभाज्य है, तो इसका मतलब ये हुआ ये तो भाज्य संख्या हो गई। हम बताए ना कि जो संख्याएं जो है एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कट जाए उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। इसको एक एग्जाम्पल क्या भैया? जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 8 हो गया, ये सब। सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कौन सी है भैया? 4, ठीक है। अब देखिए हम प्रमेय की बात करते हैं कि प्रमेय में क्या कह रहा है। देखिए प्रमेय क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, कोई भी भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। प्रत्येक भाज्य संख्या चाहे कोई भी भाज्य संख्या ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम ले रहे हैं 10, ठीक है, या तो ले रहे हैं 12, या तो ले रहे हैं मान लीजिए कि 24। चलिए फिर ये क्या कह रहा है? इन सारी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक। तो कुल मिला के 10 का अगर हम फैक्टर करें तो कितना होगा? 2 × 5 होगा। 12 का क्या होगा भैया? 12 का होगा 2 × 2 × 3। देखिए 2 दूनी 4 3 12। 24 का क्या होगा भैया? 2 2 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 3 24। इस तरीके हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 का जो हम फैक्टर किए हैं ना, उसमें देखिए 2 और 5 है। 2 भी अभाज्य संख्या होती है, 5 भी अभाज्य संख्या होती है। और 12 का देखिए फैक्टर 2 2 और 3, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अब 24 में देखिए 2 3 बार है, तो ये भी जो है क्या है? ये भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है। लेकिन थोड़ा इसमें देखिए 12 का फैक्टर हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 4 × 3 भी कर सकते हैं, 4 3 12। मतलब गुणा करने पे अगर ये संख्या आ जाती है तो समझ लीजिए इसी को हम तो पूर्णखंड कहेंगे, इसी को फैक्टर कहेंगे,
ठीक, तो 12 का हम गुणनखंड 4 इंटू 3 मतलब कि 4 इंटू 3 या 4 गुणते 3 या इसको भी हम लिख सकते हैं। लेकिन यह गुणनखंड और इस गुणनखंड में फ़र्क है, क्योंकि इसमें देखिए जो 4 लिखा गया है ना, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो ये जो है अभाज्य गुणनखंड नहीं बोला जाएगा, यह अभाज्य गुणनखंड नहीं बोला जाएगा भैया। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड कौन बोला जाएगा? जिसमें सभी की सभी संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। ठीक, देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम ले रहे हैं 60 का फैक्टर क्या क्या होगा? देखिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10 और 6, 15 और 4, 12 और 5, 20 और 3, 20 3 या सर ये भी हो सकता है। लेकिन ये सब जितने भी फैक्टर हम लिखे हैं ये सब जो है अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं 6 अभाज्य नहीं है, 10 अभाज्य नहीं है, 15 अभाज्य नहीं है। ठीक, क्योंकि 15 ये सब कट जा रही है ना, तो 60 के जो हम फैक्टर करेंगे भैया उसमें सभी के सभी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। जैसे 2 2 2 दूनी 4, 4 3 12 पंजे 60। ये देखिए इसमें 2 भी अभाज्य है, ये भी 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है। तो ये वाला जो गुणनखंड है ये कौन सा गुणनखंड हो गया भैया? अभाज्य गुणनखंड। तो ये बताइए ये प्रमेय क्या कह रहा है? प्रत्येक भाज्य संख्या को, एक मिनट, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक, तो कोई भी भाज्य संख्या ले लीजिए, उसका जब हम फैक्टर करेंगे ना, गुणनखंड करेंगे ना, तो उसमें सारी की सारी संख्याएं अभाज्य ही रहेंगी। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है? तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब क्या हुआ? यूनिक। यूनिक का मतलब क्या हुआ भैया? उसके जैसा कोई नहीं। जैसे एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए 20 है, कितना है? 20। अगर हम 20 का फैक्टर करें तो कितना होगा? 2 दूनी 4 पंजे 20। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5 2 2। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 5 2। तो ये बताइए पहले इसमें देखिए हम इसमें जो है क्रम को जो है थोड़ा बदल दिए हैं। इसमें देखिए कौन सा क्रम है? पहले दोनों 2 है फिर 5 है, इसमें लास्ट में दोनों 2 को कर दिए हैं, पहले 5 को कर दिए हैं, इसमें 5 को हम बीच में कर दिए हैं। तो क्या यह गुणनखंड अलग अलग हो गया? गुणनखंड तो वही होगा ना। इसमें यही बोला है कि तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब आप क्रम पे ध्यान न दीजिए, अगर आप क्रम पे ध्यान नहीं देंगे तो ये जो गुणनखंड हुआ है ना वो अद्वितीय होता है। मतलब उसका जो ये गुणनखंड हुआ है ना यही गुणनखंड ही होगा और दोबारा मतलब और कोई दूसरा गुणनखंड नहीं हो सकता। ठीक, 20 के जब गुणनखंड आप करेंगे ना तो यही तीनों संख्याएं आएंगी और कोई चौथी संख्या नहीं आ सकती। अब आप ये मत कहिएगा कि हम पहले 2 लिखे हैं तो हम 5 को फिर पहले लिख देंगे तो ये अलग हो जाएगा। नहीं भैया, इसीलिए तो इसमें पहले से बोल दिया है क्रम के बिना अद्वितीय होता है। आप क्रम पे ध्यान न दीजिए। ठीक, तो क्रम के बिना यह अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब होता है कोई दूसरा जो है इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। जैसे कि एक लड़के ने बोला कि हम जो है मान लीजिए कि 20 का फैक्टर ऐसे करते हैं, तो दूसरा लड़का बोला नहीं भैया 20 का फैक्टर तो हम लोग ऐसे करते हैं 5 × 2 × 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अलग अलग थोड़ी है, ये तो एक ही फैक्टर हुआ ना, ये तो बस केवल आगे पीछे लिखा गया है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमें क्या बताती है? कोई भी भाज्य संख्या हो, कोई भी भाज्य संख्या हो उसको जो है हम अभाज्य गुणनखंडों मतलब अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस तरीके देखिए, भाज्य बराबर अभाज्यों का गुणनफल। ठीक, भाज्य बराबर क्या हो गया भैया? अभाज्यों का गुणनफल। जैसे मान लीजिए 16 है, 16 को क्या लिखेंगे? 2 2 2 2। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। तो ये 16 बराबर हो गया भैया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है? 4 बार है, तो 16 बराबर 2 घाते 4 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय हमें यही बताता है कि भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं।
ठीक है। और यह क्रम के बिना क्या होता है, अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये था हमारे पहले चैप्टर का पहला कंसेप्ट वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रमेय का प्रयोग करके हम एचसीएफ और एलसीएम के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।